abrupt reversible decline in renal function in glomerular filtration rate is known as acute kidney injury. And what is chronic kidney disease? क्योंकि chronic क्या होता है? जो slowly progressive irreversible होता है. But today we are talking about acute kidney injury. ठीक है? It is marked by rise in serum creatinine and azotemia, and patient may be oligouric or non-oligouric. ठीक है? अच्छा ये and this is the definition. कुछ गाइडलाइंस है किडनी डिजीज इंप्रूविंग ग्लोबल आउटकम के टीको गाइडलाइंस, उसमें उन्होंने डिफाइन किया किस तरह से. एक टर्म है कि रैपिड डिक्लाइन जीएफआर, दैट इज आल्सो फाइन, बट आप लैब्स में कैसा देखेंगे इंक्रीज इन सीरम क्रिएटिनिन बाय मोर देन 0.3 मिलीग्राम पर डेसिलीटर विद इन 48 आवर्स. सपोज किसी का 0.7 3 दिन पहले था और अब 3 दिन बाद उसका 1 हो गया है. 1 वैसे तो आपको सब सही लगेगा, 1 इज नॉर्मल, बट if it's his or her serum baseline serum creatinine was 0.7 और 0.7 से वो 1 हो गया है, तो this shows some sort of insult. ठीक है? या second definition of increase serum creatinine to 1.5 times more from baseline. ठीक है? Within a week time. This is also considered as acute kidney injury. ठीक है? जैसे सपोज किसी का 0.4 था, 0.4 से उसका 1 हो गया, 1.5 1, तो ये भी सब 1.5 टाइम ज्यादा हो गया है, तो दिस इज आल्सो अक्यूट किडनी इंजरी. या यूरिन वॉल्यूम किसी की 0.5 ml पर केजी पर आवर फॉर 6 आवर्स तक रहे, कम रहे, तो दिस इज आल्सो अक्यूट किडनी इंजरी. तो इस पर है, आप अगर यहीं पर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लें, देख लें क्या कॉज है, उसको एलिमिनेट कर दे, तो आप पेशेंट अक्यूट किडनी इंजरी मतलब एक लीथल एक एग्रेसिव अक्यूट किडनी इंजरी से ही कैन बी सेव्ड. जी आपको इतना पता हो कि 0.7 से उसका 1 हुआ है, तो दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज अक्यूट किडनी इंजरी. ठीक है? बाद लोगों को नहीं पता होगा, नहीं 1 तो इज नॉर्मल, बट 1 इज नॉट नॉर्मल. ठीक है? फॉर अ पेशेंट हु बेसलाइन क्रिएटिनिन वाज 0.6 0.5. ओके, ठीक है? अभी मैं पूछूंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्यूट किडनी इंजरी एंड अक्यूट रीनल फेलियर. अच्छा, अभी अक्यूट रीनल फेलियर टर्म कभी कभार यूज करते हैं, लेकिन अक्यूट रीनल फेलियर टर्म उनके लिए यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रीनल फेलियर उसमें डायलिसिस की नीड हो. ठीक है? अदरवाइज अक्यूट रीनल फेलियर की टर्म ऑब्सोलीट हो गई है. अच्छा, ये कुछ गाइडलाइंस और राइफल क्राइटेरिया और एकिन क्राइटेरिया, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा. इसमें भी रिस्क, इंजरी, फेलियर, लॉस, ESRD इसको डिफाइन किया हुआ है. रिस्क जो सबसे फर्स्ट स्टेज रिस्क होती है, फिर इंजरी होती है, फिर फेलियर होता है, लॉस होता है, फिर ESRD होता है. ठीक है? बट आपको इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अक्यूट किडनी इंजरी के लिए कौन कौन सी. अब मैंने सबसे पहले जो आपको बताया था रिवर्सिबल अक्यूट डिक्लाइन GFR, आप इतना भी बोलते थे, दैट्स फाइन फॉर यू. ये एक इन क्लासिफिकेशन है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इसमें भी डिफरेंस है. बस आपको नेक्स्ट चैनल में पता होना चाहिए राइज इन सीरम क्रिएटिनिन, abrupt rise in serum creatinine या abrupt decline in GFR, and which is reversible is known as acute kidney injury. ये आपको अक्यूट किडनी इंजरी कॉजेज हैं जो आपने पहले ही पढ़ी होंगी. प्रीरेनल, रीनल, पोस्ट रीनल. प्रीरेनल कौन से लेवल पे होती है कि आप किडनी से पहले, ठीक है, आफ्टर आर्टेरियल में, जैसे इसी इंजरी कौन कौन से एजेंट्स करा सकते हैं, किसी वजह से आफ्टर वेसोकंस्ट्रिक्शन हो, NSAIDs कराते हैं, या वॉल्यूम या सिस्टेमिक कॉज हो, वॉल्यूम डिप्लीशन हो, ठीक है, या वेसोडाइलेटेशन हो जाए, बहुत सारा कार्डियोजेनिक शॉक हो, तो इन सब से प्रीरेनल फेलियर होता है. अच्छा, आपने देखा होगा स्ट्रोक, जब हीट स्ट्रोक शुरू में हुआ तो बहुत से पेशेंट रीनल फेलियर के साथ आ रहे थे. तो क्यों आ रहे थे? तो वॉल्यूम डिप्लीशन हो गई थी. ठीक है? दूसरा ये जितना वेसोडाइलेटेशन हो गया था, किडनीज परफ्यूज नहीं हो रही थी. तो दिस इज प्री सॉर्ट ऑफ प्री रीनल इंजरी. और अगर कॉज एलिमिनेट करते तो पेशेंट वुड बी मतलब किडनीज वुड वर्क फाइन. ठीक है? और इसी तरह से एक और कॉज होती है कार्डियोजेनिक शॉक. कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है? ब्लड प्रेशर हाइपोटेंसिव हो जाता है, ब्लड प्रेशर स्टॉप हो जाते हैं, तो किडनीज डोंट रिसीव परफ्यूजन. अच्छी परफ्यूजन नहीं होती तो किडनीज गो इनटू रीनल फेलियर. फिर सेकंड होता है रीनल. ठीक है? रीनल में आपके कौन कौन से कॉज, रीनल में क्या क्या होता है, किडनीज में क्या क्या होती है? ग्लॉम होता है, ग्लॉम्स की इंजरी होगी, किसमें होती है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में. तो रैपिडली प्रोग्रेसिव बहुत एग्रेसिव GN ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैन लीड टू अक्यूट किडनी इंजरी. ग्लॉम से बाद क्या होता है किडनीज में? नेफ्रॉन्स में ट्यूब्यूल्स होती है. ट्यूब्यूल्स की कौन सी इंजरी होती है? अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. ठीक है? अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की मेन कॉजेस कौन कौन सी हैं?
इस्केमिक एटीएन एंड इस्केमिक एटीएन कैसे होता है? ब्लड प्रेशर फौरन से ड्रॉप कर जाए, किडनीज को परफ्यूजन ना मिले तो किडनीज नॉकआउट हो जाती है। या एनसेड से नेफ्रोटॉक्सिक एटीएन होता है। ये कौन कौन सी एनसेड्स होती है, ये भी मैं आपको पूछी, व्हिच एनसेड्स कॉज अक्यूट किडनी इंजरी। कुछ और कौन सी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स होती है। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में क्या क्या आता है? जेंटामाइसिन, ठीक है, एमिकेसिन, दे ऑल कॉज अक्यूट किडनी इंजरी बाय कॉजिंग अक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। अच्छा, इसके बाद आता है आपका ग्लॉम्स हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गया, इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम में क्या होता है? इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है, acute interstitial nephritis. Acute interstitial nephritis is a sort of idiopathic articulation that can be caused by any of the drug, और idiopathic भी होता है, ठीक है, मतलब कोई भी ड्रग किसी को भी रिएक्ट कर सकती है, तो that can cause acute tubular interstitial nephritis. मोस्ट कॉमनली कॉमन ड्रग्स क्या है जिनके साथ AIN, इसका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AIN, acute interstitial nephritis जो कॉज करती हैं वो है क्विनोलोन्स। क्विनोलोन्स में हमारे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लॉक्सासिन आते हैं, या आपके PPI इससे भी हो सकता है, ओमेप्राजोल वगैरह से। एनसेड्स एटीएन भी करवाते हैं और एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी कराती हैं। इस तरह देयर इज अ लिस्ट ऑफ ड्रग, ऑलमोस्ट एवरी ड्रग कैन कॉज एनी ड्रग कैन कॉज एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। इसके बाद वेसल्स होती है। वेसल्स की इंजरी होगी तो क्या होगी? सब रीनल में आ रहा है। प्रीनल की हमने बात कर ली कि आपका वॉल्यूम डिप्लीशन हो रहा है जैसे स्ट्रोक में या डायरिया में या वॉमिटिंग में या हाइपरटेंसिव शॉक हो रहा है, कार्डियोजेनिक शॉक में। अब वी आर टॉकिंग अबाउट रीनल में। रीनल में ग्लॉम्स की बात हो गई, ट्यूबस की बात हो गई, इंटरस्टिशियल की बात हो गई। नाउ वी आर लेफ्ट विद वेसल्स। वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट किसमें होती है? वेस्कुलाइटिस में होती है। वेस्कुलाइटिस किसमें होता है? और इम्यून मीडिएटेड डिजीज होती हैं जैसे SLE हो गई, या एंका एसोसिएटेड वेस्कुलाइटिस, वेजिनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्रैनुलोमेटोसिस। तो इसमें भी इसमें वेस्कुलाइटिस होता है, वेसल्स की इंजरी हो जाती है, जिससे इससे भी किडनीज की परफ्यूजन compromised हो जाती है। That can lead to acute kidney injury. Renal हो गया, renal हो गया। Now we are left with post renal. Post renal में क्या होता है? किडनी के बाहर जैसे पोस्ट किडनी, तो या तो बिल्कुल किडनी के आउटसाइड पे जैसे कोई ट्यूमर हो गया जो बल्कि बायलेटरल हो। रिमेंबर, अगर एक किडनी इन्वॉल्व है तो दैट विल नॉट कॉज अक्यूट किडनी इंजरी, क्योंकि दूसरी किडनी इतनी होती है, अल्लाह ने इतना हमें दूसरी किडनी में इतनी जान रखी है कि दूसरी किडनी टेक ओवर कर लेती है। बट बोथ द किडनीज आर इन्वॉल्व, लाइक दोनों किडनी यूरेटर में स्टोन्स है या ब्लैडर के यूरेथ्रा में स्टोन है जो कि दोनों किडनीज को इन्वॉल्व कर रहा है, तो दैट कैन कॉज अक्यूट किडनी इंजरी। प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, BPH बेनाइन प्रोस्टेट वो इतना ज्यादा है कि ब्लडर कंप्रेस कर रहा है, बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई, तो दैट कैन कॉज अक्यूट किडनी इंजरी। स्ट्रक्चर है, एक यूरेटर में होगा तो दैट विल नॉट कॉज अक्यूट किडनी इंजरी, लेकिन दोनों किडनी स्ट्रक्चर्स, दोनों यूरेटर्स में स्ट्रक्चर्स होंगे तो दैट कैन लीड टू अक्यूट किडनी इंजरी। ओके, ये आपका और क्लियर करने के लिए, रीनल में सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर और interruption of blood flow to the kidneys from severe injury, ठीक है। इंट्रारीनल में आपका क्या होता है कि डायरेक्ट डैमेज टू द किडनीज बाय इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, इन्फेक्शन एंड रिड्यूस ब्लड सप्लाई। इसमें मैं सब कुछ आ गया, एटीएन भी आ गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी आ गया, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी हो गया और वेस्कुलाइटिस भी हो गया। पोस्ट रीनल में सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो ड्यू टू of any obstruction, kidney stone, bladder tumor or injury, ठीक है। अच्छा, causes of acute, और मतलब क्लियर इसमें आपको हमने अपनी बुक में भी इसी तरह से होगा, प्री रीनल, रीनल, पोस्ट रीनल, तो इसको और हाईलाइट किया हुआ है। प्री रीनल की कॉजेज हमने डिस्कस कर ली थी, ये बेसिकली रीनल की है, वेस्कुलर, ग्लोमेरुलर, ट्यूबुलर, इंटरस्टिशियल, ठीक है। इसमें रीनल की कॉजेज को हाईलाइट किया हुआ है। वेस्कुलर में आपका वेस्कुलाइटिस आ गया, ग्लॉम्स में आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ गया, ट्यूब्यूल्स में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इंटरस्टिशियम में एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। अच्छा, आप पेशेंट एक्यूट किडनी इंजरी का तो आपको वही रिकॉल करना है कि प्रीनल हो सकता है, रीनल हो सकता है, पोस्ट रीनल हो सकता है। रीनल की वही कॉजेज आपकी रीनल वॉल्यूम डिप्लीशन, हाइपोटेंशन, कार्डियोवास्कुलर कॉजेज और हेमोडायनामिक कॉजेज थी। ये आपको सब ये प्रेजेंटेशंस अपलोड हो जाएंगी तो आप देख लीजिएगा, ये इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी।
इंट्रायूरल ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से भी होता है, स्टोन की वजह से होता है, क्रॉस की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है। एक्स्ट्रा यूरिन एक कंडीशन होती है यूट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस, इसमें यूट्रस पीछे फाइब्रोस हो जाते हैं, तो दैट कुछ ड्रग्स की वजह से या कुछ मेलिग्नेंसी की वजह से, तो दैट कैन आल्सो कॉज पोस्ट रीनल acute kidney injury। और रीनल का ये हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ इसको हल। अच्छा, हाउ विल यू अप्रोच पेशेंट विद acute kidney injury? ठीक है, अब सपोज एक पेशेंट आया है, आपका उसका क्रेटिन 3 दिन पहले चाहे 1 हफ्ते पहले उसका 0.5 था, अब उसका 5 हो गया है, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया है, आउटपुट नहीं है। तो आपकी क्रॉनिक किडनी डिजीज तो नहीं हो सकता, कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में क्या होता है कि आपका बेसलाइन क्रेटिन ही इज हाई, सपोज 3-4 होता है और थोड़ा सा राइज करके 5 के साथ आ जाएगा, या 5 ही चल रहा होता है। तो क्रॉनिक किडनी इंजरी में, क्रॉनिक किडनी डिजीज में आप पीछे जब इसकी फाइल देखेंगे या हिस्ट्री पूछेंगे तो यू विल गेट द हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज, बट इन अक्यूट किडनी इंजरी में उसका बेसलाइन नॉर्मल होगा, और वो 1 हफ्ते पहले उसका सपोज 0.5 था, अब वो 1 के साथ आ गया। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता, पेशेंट आता है 5 क्रेटिन के साथ, और उसने कभी इससे पहले कभी टेस्ट कराया ही नहीं होता है, ठीक है, और कोई कोमोज भी नहीं होते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम आपको बताएं किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा उसके लिए क्रॉनिक किडनी डिजीज मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, ये तो हम बात करते हैं अक्यूट किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, डायबिटीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज, ठीक है। अगर 100 पेशेंट डायलिसिस पर हैं तो 50 को डायबिटीज की वजह से ESRD हुए होंगे, ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज, ठीक है। फिर उसमें कुछ परसेंटेज हाइपरटेंशन and rest would be different GN and cystic diseases. Okay, ये chronic kidney disease, लेकिन we are talking about acute kidney injury। तो आप किस तरह से differentiate करेंगे कि acute है, या suppose आपको एक हफ्ते कभी इसने labs ही नहीं करवाई, तो सबसे पहले most important history। हिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा, आपको कॉज मिल हो सकता है, आपको बता दें कि मुझे 1 हफ्ते से डायरिया चल रहा है, उसको अगर डायरिया होगा या वॉमिट या वो कहेगा मेरे फ्रैक्चर हो गया था, मैंने एनसेड्स बहुत ज्यादा लिए हैं, ठीक है, हमें बहुत कॉल मिलती है ऑर्थो से जो एनसेड्स बहुत ज्यादा ले रहा होता है, एंड दे गो इनटू रीनल फेलियर, तो दिस इज एक्यूट किडनी इंजरी। सही, इसके बाद क्या होता है, और क्या हिस्ट्री में मिल सकता है, या कोई ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का पेशेंट है या वेस्कुलाइटिस का पेशेंट है, तो उसको हिस्ट्री मिल सकती है, आपको सिस्टेमिक लीजन्स मिल सकते हैं, परफ्यूरिक लीजन्स मिल सकते हैं। सपोज SLE का पेशेंट है, उसको ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो गया, हो सकता है उसको SLE के दूसरे फीचर्स मिल जाए। SLE आपको पता है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, इम्यून मीडिएटेड डिजीज है, तो इसमें वेस्कुलाइटिस के क्या क्या फीचर होते हैं, स्किन लीजन्स होते हैं, आर्थेल्जिया होता है, ठीक है, फेस पे आपके आप रैश मिल जाता है, फोटो सेंसिटिविटी की हिस्ट्री होती है, तो इससे भी आपको थोड़ा क्लू मिल सकता है कि ही माइट बी हैविंग acute kidney injury। और कोई कार्डियक पेशेंट है, वो हार्ट फेलियर में गया है, तो उसको भी ही कैन सफर फ्रॉम acute kidney injury। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, अगर डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, आपके पास कोई बेसलाइन क्रेटिनिन नहीं है, तो ये कोमॉर्फ फेवर करते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। लेकिन जरूरी नहीं है डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज ही हो, उसको acute kidney injury नहीं हो सकती, हो सकता है उसको डायरिया हो, उसको वॉमिटिंग या उसने एनसेड्स लिए हो, या उसको फीवर हुआ, स्ट्रोक हुआ, जो भी हो सकता है उसकी वजह से उसको acute kidney injury हो चुकी हो। प्रोटीनूरिया तो नहीं चल रहा था, तो अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोटीनूरिया है तो ये अक्यूट क्रॉनिक भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, डिजीज एग्रेवेट हो गई है, तो इट कैन बी अक्यूट किडनी इंजरी। अच्छा, ये आपकी फैमिली हिस्ट्री, कुछ क्रॉनिक डिजीज होती है जो फैमिली हिस्ट्री में रन कर रही होती है, जैसे लास्ट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है, या कुछ जीएन भी होते हैं, कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, एल्पोर्ट सिंड्रोम, ये फैमिली हिस्ट्री में रन कर रही होती है। ये अक्यूट किडनी इंजरी में यूजुअली आपको फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलेगी रीनल डिजीज की। सोशल हिस्ट्री, कोई हेपेटाइटिस वगैरह तो नहीं है, इसमें क्रॉनिक भी हो सकता है, एक्यूटली थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। आईवीडी इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स, इनको क्रॉनिक भी हो सकता है, अक्यूट भी हो सकता है। और मेडिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिव्यू ऑल द मेडिकेशंस, ठीक है, जैसे मतलब एनसेड्स तो नहीं ले रहा, या कभी इसने कोई नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स तो उसको नहीं मिले, अगर हॉस्पिटल में सेटअप इन पेशेंट कॉल आई है, तो उसमें यूजली घर पे तो आईवी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स को नहीं लेते, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स यूजली जो आपकी सॉरी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स होती है वो आईवी फॉर्म में होता है। हाँ, एनसेड्स पेशेंट्स बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं,
तो हॉस्पिटल में अगर कॉल मिलती है तो आपके अमाइनोग्लाइकोसाइड्स बहुत कॉमन कॉज है एक्यूट किडनी इंजरी का। फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन पे क्या होगा कि अगर प्री रीनल है तो आपको में वॉल्यूम डिफिशिएंसी में साइंस में क्या होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन, ठीक है, पोस्टुरल ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और क्या डिक्रीज स्किन ट्रिगर होगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी, साइंस ऑफ हार्ट फेलियर होंगी। पोस्ट रीनल में क्या होगा, कोलिकिफ्लाइंग पेन होगा, पैल्पेबल ब्लैडर होगा। अगर पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूरोपैथी के साथ आया, ब्लैडर में यूरेथ्रा में आपका ऑब्स्ट्रक्शन है या बीपीएच की वजह से ब्लैडर डिस्टेंडेड हो गया है तो हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, ब्लैडर आपको पैल्पेबल मिल सकता है। पेशेंट को पेन होगा, बट हो सकता है टेंडरनेस आपका मिल जाए। अच्छा, इंट्रिंसिक कॉजेज ऑफ AKN, रीनल कॉजेज ऑफ AKN में मैंने बताया कि आपको अच्छा किस तरह से रीनल कॉज ऑफ AKN आप है ना वो करते हैं, इज द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। पहले प्रीनल को एक्सक्लूड करना बहुत आसान है, प्रीनल एक्सक्लूड करते हैं एग्जामिनेशन में बहुत आसान है। ऑब्स्ट्रक्शन को एक्सक्लूड करना भी आसान है, ठीक है, आप ये करवा लें, आप एग्जामिनेशन पे एक्सक्लूड हो सकता है। और फिर अल्ट्रासाउंड पे ऑब्स्ट्रक्शन बहुत आसानी से मिल जाती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस आ जाता है। अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो आप यू शुड थिंक फॉर रीनल कॉजेज, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में सोचें, ठीक है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस के बारे में सोचें, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दूसरे साइंस देखें, ठीक है। No, essentially rule out renal and post-renal. No good reason for ATN. Think about glomerular, interstitial, and vascular causes. Systemic vasculitis with glomerulonephritis, palpable purpura, pulmonary hemorrhage. ये किसमें मिलता है? Vaginous granulomatosis. एक एंकाइटिस vasculitis में pulmonary hemorrhage की पेशेंट हेमोप्टिसिस के साथ आता है। ये एथेरोएम्बोलाई हो, लिविडोडेटिकुलारिस हो, ये भी आपके इम्यून डिजीज के साइंस हैं। रेब्डोमाइलिस, साइंस ऑफ लिम्ब इस्कीमिया। लिम्ब इस्कीमिया एक कंट्रास्ट होता है, आपको इंट्राआर्टियल कोई प्रोसीजर हुआ, ठीक है, उसमें क्या होता है, क्लॉट हुआ आ गया हो, इस्कीमिया हो रहा पेशेंट को, उसको इंट्राआर्टियल उसका आर्टियोग्राफी हुई हो, उसकी वजह से क्लॉट आपका किडनी में भी जा सकता है और किडनी ऑब्स्ट्रक्शन वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करके किडनी इंजरी हो सकती है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। ओके, लैब्स में क्या देखेंगे आपको, सबसे पहले सीबीसी, ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा, सीबीसी आप हर एक में करवाते हैं, सीबीसी में आपको इन्फेक्शन का साइन मिल जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन भी सीबीसी में आता है। हीमोग्लोबिन यूजुअली एनीमिया सीकेडी का फीचर है, एक्यूट किडनी इंजरी में हीमोग्लोबिन ड्रॉप नहीं करता, ठीक है। अनटिल अनलेस कोई ऐसी डिजीज हो जैसे एचईओ से आप बहुत डिटेल में एक्यूट कोई डिजीज हो जिससे हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर हो गया हो, अदरवाइज renal failure, chronic renal failure does cause drop in hemoglobin but acute never। क्यों होता है chronic kidney disease में anemia? Because of erythropoietin deficiency। acute kidney injury में erythropoietin मतलब इतनी rapidly erythropoietin अभी काम कर रहा होता है, फौरन से erythropoietin से कुछ नहीं होता, लेकिन chronic में erythropoietin deficiency हो जाती है और anemia हो जाता है। creatinine electrolytes definitely वो तो आपको renal failure शो करेगा, but it will not differentiate between acute and chronic। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि प्री रीनल में यूरिया डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई होता है, रेशियो इसका होता है यूरिया टू क्रिएटिनिन रेशियो मोर देन 40:1, ठीक है। सपोज किसी का 2 क्रिएटिनिन है और उसका यूरिया है 120, तो इट गोज इन फेवर ऑफ प्री रीनल एजोटीमिया। ओके, अच्छा, यूरिन डीआर, ठीक है, यूरिन डीआर में आपको क्या क्या मिलेगा, प्रोटीनिया मिल सकता है, हेमेचूरिया मिल सकता है। लुक फॉर यूरिनरी सेडिमेंट कास्ट आरबीसी, फीना, ठीक है, एलएफटीज, कैल्शियम, हाइपरकैल्सीमिया से भी कभी एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। और रीनल इमेजिंग, रीनल इमेजिंग में क्या होता है, अगर अल्ट्रासाउंड किडनी साइज श्रंकन है तो दिस इज डेफिनेटली क्रॉनिक किडनी डिजीज। या किडनी साइज अगर नॉर्मल है तो इट गोज मोर इन फेवर ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, लेकिन कभी कभार किडनी साइज नॉर्मल मिल सकता है। इस कंडीशन में डायबिटीज में किडनी साइज रिमेन्स नॉर्मल, नो मैटर कि उसको वो कब से डायलिसिस पर रीनल फेलियर को 10 साल हो गए, बट किडनी साइज रिमेन्स नॉर्मल इन डायबिटीज, but still ultrasound is very helpful। अब किडनी स्ट्रंकन आ गई तो ये क्रॉनिक है, बट अगर नॉर्मल आ गई और डायबिटीज भी नहीं है पेशेंट को तो इट इज एक्यूट किडनी इंजरी।
गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? रीनल बायोप्सी। अगर आपको प्री रीनल की हिस्ट्री से पता जाता है, वो भी नहीं मिल रहा, आपको पोस्ट रीनल में अल्ट्रासाउंड से और हिस्ट्री से रूल आउट कर दिया है, अब यू आर लेफ्ट विद रीनल, तो वो इसके लिए हम यूजुअली डू रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी को ट्यूमर नेफ्राइटिस, ट्यूबुलर नेक्रोसिस और ट्यूबुलर इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस डायग्नोज कर रहे हो। अच्छा, ये तो कुछ मार्कर, ये आपके वो पैरामीटर्स थे जो आप रूटीनली करा रहे होते हैं। अच्छा, कुछ नोवेल मार्कर्स हैं एक्यूट किडनी इंजरी के। वो कौन कौन से नोवेल मार्कर्स हैं? एक सिस्टेटिन सी है, ठीक है, ये रिलेटिव, अब इनको भी आई हुए आई थिंक 8-10 साल हो गए, हमारे पास ये टेस्ट नहीं होते हैं, बट ये सिस्टेटिन सी का क्या ड्यूटी है? ये बिफोर द राइज इन क्रेटिनिन, ये आपको क्रेटिनिन राइज में नहीं हो रहा होता, इंजरी हो रही होती है, ऐसा नहीं होता कि इंजरी हुई और उसी वक्त क्रेटिनिन राइज करे, क्रेटिनिन टेक्स टाइम, 24 to 48 आवर्स को राइज होने में लगते हैं, लेकिन सिस्टेटिन सी आपको उसी वक्त बता देता है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। सपोज किसी की एंसेट बहुत ज्यादा लिए हैं या किसी हार्ट सर्जरी हुई है, तो आप स्टैटिन सी फौरन से आप करवा कर देख सकते हैं कि वेदर ही इज प्रोन फॉर acute kidney injury or not. Clear to serum creatinine as a surrogate marker of early and several changes of kidney function. थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो उसको शो कर देगा। It identifies kidney injury while creatinine levels remain in the normal range. creatinine नॉर्मल होगा, उससे पहले स्टैटिन सी राइज करके शो कर देगा कि किडनी इंजरी हुई है। Allows detection of AKI 24 to 48 hours earlier than serum creatinine. फिर ठीक है, स्टैटिन सी आपका होता है किसमें? सीरम में। एक होता है किडनी इंजरी मॉलिक्यूल, जिसको कहते हैं किम। टाइप 1 ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन सर्व एज अ मार्क ऑफ सिवियरिटी ऑफ AKI। यूरिन में क्या होता है? कैन बी, अच्छा, इसको जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा सीवियर किडनी इंजरी होगी। कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट एडवर्स आउटकम्स इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स बेटर देन कन्वेंशनली यूज्ड सिवियरिटी मार्कर्स। क्रिएटिनिन से ज्यादा बेहतर सिवियरिटी को इंडिकेट करता है किडनी इंजरी मॉलिक्यूल। अच्छा, दूसरा हमारा क्या है? एक और न्यूट्रोफिल जेलेटिनेज एसोसिएटेड लाइपोकैल्सियम, एनगेल। ये कहीं कहीं हो रहा है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। एनगेल इज हाईली upregulated after inflammation and kidney injury and can be detected in the plasma and urine within 22 hours of cardiopulmonary bypass associated AKI. एक्चुअली कार्डियोपल्मोनरी बाइपास पोस्ट कैपिट भी बहुत रीनल फेलियर होता है, रीनल परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज होती है कार्डियक सर्जरी, तो इसमें पेशेंट्स का रीनल फेलियर में जाने का बहुत चांस होता है, एक्यूट किडनी इंजरी होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो ये एंगल इज अ वेरी गुड मार्कर एंड कैन बी डिटेक्टेड बोथ इन यूरिन एज वेल एज इन ब्लड, और सून मतलब आफ्टर 22 आवर्स इट कैन बी डिटेक्टेड इन ब्लड अगर किडनी को कोई इंसल्ट पहुंची है। कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू ट्रोपोनिन इन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है। इसकी वही सिग्निफिकेंस हम एक हार्ट अटैक में मायोकार्डियल इंफार्क्शन में टेस्ट आते हैं ट्रोपोनिन, आई डोंट नो आपको पता ही है ट्रोपोनिन आई, बहुत ही जल्दी से रिजल्ट आता है, कौन सा पता जाता है पेशेंट एमआई हुआ है या नहीं हुआ। इन द सेम वे एंगल इज एज इंपॉर्टेंट एज ट्रोपाइन इन एमआई। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ AKI, व्हाट इज मैनेजमेंट? जनरल प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ AKI, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, स्ट्रिक्टली मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, ठीक है, वेट, यूरिन आउटपुट, इनसेंसिबल लॉसेस, IV फ्लूइड्स, ठीक है, IV फ्लूइड्स आपको देने होते हैं। अगर पेशेंट आउटपुट नहीं है, चेस्ट क्लियर है, PP लो है, तो आपको IV फ्लूइड्स दें, ठीक है। लेकिन IV फ्लूइड्स देने की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? लेकिन एक कंडीशन, एक वक्त ऐसा आता है पेशेंट रीनल फेलियर में जाता है, उसका आउटपुट नहीं होता और पेशेंट खुद वॉल्यूम ओवरलोड में हो जाता है, पल्मोनरी एडिमा और सब कुछ, प्लीरल एडिमा, पल्मोनरी एडिमा से सैचुरेशन ड्रॉप हो रही होती है, रेस्पिरेटरी फेलियर। तो उसमें अगर अगर आप IV फ्लूइड्स नहीं दे सकते, ठीक है, उससे पेशेंट की कंडीशन, और अभी आपको किडनी, अभी आपको पेशेंट को बचाना है, तो आप फ्लूइड्स देंगे तो पेशेंट की कंडीशन और खराब होगी, ठीक है, वो बिल्कुल ही मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, इसमें डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में। तो IV फ्लूइड्स देकर दे, अगर पेशेंट वॉल्यूम डिप्लीटेड है तो IV फ्लूइड्स दें। ये नहीं कि आउटपुट नहीं आ रहा, पेशेंट खुद गुब्बारा हुआ है, फ्लूइड्स दिया, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, फ्लूइड्स दिए जा रहे हैं, फ्लूइड्स दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अगर वॉल्यूम डिप्लीटेड है, आप उसको बहुत ज्यादा फ्लूइड्स दें, बट मेक श्योर कि उसको वो उसका पल्मोनरी एडिमा कोई साइंस ना हो। पल्मोनरी एडिमा क्या साइंस है, किस तरह से देखते हैं? आई डोंट नो, आपकी इंटरेक्शन नहीं हो रही, आप चेस्ट में देखते हैं बहुत जल्दी पता जाता है, कैप्स आ रहे होते हैं, आवाजें आ रही होती हैं, ऑस्कल्टेशन पे कैप्स मिल रहे होते हैं। अच्छा, एक्यूट किडनी इंजरी के साथ या क्रॉनिक किडनी से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं, क्या होता है? उससे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हाइपरकैलेमिया इज द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हाइपरकैलेमिया से क्या होता है? आपका हार्ट ब्लॉक में पेशेंट जा सकता है, ठीक है, ये कार्डियक रिदम को वो करता है, जिससे इटनेस कॉज करता है। तो हाइपरकैलेमिया ट्रीटमेंट क्या है?
आप सोडा बाइकार्ब देकर आप कॉकटेल बनाते हैं, डेक्सट्रोज, इंसुलिन, सोडियम बाइकार्ब एंड कैल्शियम की, ठीक है। इससे क्या होता है, पोटेशियम अंदर चला जाता है, ठीक है। सोडा बाइकार्ब कॉजेज इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, इंसुलिन एंड डेक्सट्रोज। इंसुलिन अकेले नहीं दे सकता, पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक से डेक्सट्रोज देना जरूरी होती है। हाँ, अगर पेशेंट डायबिटिक है, शुगर ऑलरेडी हाई चल रही है, तो आप डेक्सट्रोज ना दें। इससे इंसुलिन एंड सोडा बाइकार्ब कॉजेज इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल्स, ठीक है। लेकिन इससे पोटेशियम रिमूव नहीं होता, बस सेलुलर कम हो जाता है। कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम डज नॉट इफेक्ट पोटेशियम, इट ओनली स्टेबलाइजेस द मेम्ब्रेन, ठीक है। सोडियम पॉलीस्टीरेन पोटेशियम एक्सचेंज बाइंडर्स रहते हैं, इससे हाँ पोटेशियम आपका स्पीसीज में बाहर आ जाता है, बट इट टेक्स टाइम। अच्छा, और अगर ये सब चीजें इफेक्टिव ना हो, पेशेंट कोई आउटपुट नहीं हो, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर समटाइम्स आपको क्रिएटिनिन आपको डायलिसिस भी करनी पड़ती है। सपोज कि क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा हाई नहीं, पोटेशियम बहुत ज्यादा हाई है, तो यू डू डायलिसिस, क्योंकि पोटेशियम इज वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। सोडियम क्या होता है, पेशेंट अगर वॉल्यूम ओवरलोड में, तो आपको डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया मिलेगा, ठीक है। इसमें फिर आप फ्लूइड्स नहीं देते, फिर रेस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट वॉल्यूम डिप्लीटेड है, इसको स्ट्रोक की वजह से या डायरिया की वजह से रीनल फेलियर हो गया, क्योंकि किडनी हो गया, तो आपको हाइपोनेट्रीमिया मिल सकता है, सोडियम बहुत हाई हो सकता है, उसमें आपको फ्लूइड रिससिटेशन थेरेपी करनी होती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर सोडियम आपका बाइकार्ब बहुत ज्यादा लो है, तो यू गिव सोडा बाइकार्ब। Hypophosphatemia is treated with phosphate binders, hypocalcemia with calcium carbonate, and you make sure कि patient gets good nutrition, calories, high calorie diet देंगे। प्रोटीन इंटेक इसका बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे, अगर पेशेंट डायलिसिस पे, तो हाँ प्रोटीन इंटेक इसका बहुत ज्यादा हाई कर देंगे, अदरवाइज मॉडरेट प्रोटीन इंटेक, ठीक है। तो और इसका अच्छा, ये तो जनरल प्रोटोकॉल। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को मैंने हाईलाइट नहीं किया, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज। सबसे पहले आप ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज इट साइड बाय साइड से चलेंगे, लेकिन अगर पेशेंट एनसेड्स ले रहा है, एनसेड्स की वजह से चाहिए, तो स्टॉप एनसेड्स। वॉल्यूम डिप्लीट है, तो वॉल्यूम को डिप्लीट करें। जीएन वगैरह हो गया, तो उसकी बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट होती है, स्टेरॉइड्स वगैरह देने पड़ते हैं, तो ट्रीट विद दोस स्टेरॉइड्स वगैरह। तो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइड बाय साइड ट्रीटमेंट स्टॉप भी करके फॉरन से लेना चाहिए, रिवर्स नहीं होगा। आपको हो सकता है इन सब चीजों की जरूरत पड़े, आपको फिर देने पड़े, आपको लिक्विड इम्बैलेंस ट्रीट करना पड़े, ओके। चले, एनी क्वेश्चन? 10 मिनट्स, कितने मिनट्स है? ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट, 6 मिनट्स आर लेफ्ट। क्वेश्चन हम इसको हम किस तरह से ऑप्शन लें क्वेश्चंस की? मैं अनम्यूट पार्टिसिपेंट या इरेज हैंड्स का ऑप्शन करती हूँ।